इस पर्टिकुलर वीडियो में जो 2014 का जो सवाल होगा, केस स्टडी 1 और केस स्टडी 2, उसको डिस्कस कर लेंगे। जो पहली जो केस स्टडी है डेट इज़ ये 2014 का एथिक्स का केस स्टडी का सवाल है। तो अब ये जो 9th सवाल था तो उसको देख लेते हैं क्या है कि नाउ डेज देयर इज इंक्रीजिंग थ्रस्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और all around the globe. At the same time, there is also increasing concern about the environmental degradation caused by the development. Many a time, we face a direct conflict between development activity and environmental quality. It is neither feasible to stop or curtail the developmental process, nor it is advisable to keep the degrading environment, as it threatens our very survival. Discuss some feasible strategies which could be adopted to eliminate this conflict and which could lead to sustainable development. तो ये पर्टिकुलर अब यहाँ पे सवाल है। अब इससे रिलेटेड जो भी अब आंसर होगा तो उस पर्टिकुलर चीज़ को देखेंगे। तो जस्ट केवल एक सेकंड केवल। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब जैसे ये सवाल है आपका किस चीज़ से रिलेटेड, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको कुछ कुछ पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या लिखना है। जैसे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो अब इसी में मैं आपको बताता हूँ। अब गांधी जी का नीड एंड ग्रीड, वो वाला जो आपका कंसेप्ट है वो काम आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बता देता हूँ कि क्या क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशनल में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल में आपका देख आर्टिकल 21 है, उसमें कहा गया कि राइट टू लाइफ में कौन क्या आएगा, तो राइट टू इन्वायरमेंट भी आएगा। और इनफैक्ट आर्टिकल 48 ए है, 51 ए जी है। अब ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में MC मेहता केस है जिसमें कहा गया था कि राइट टू इन्वायरमेंट इज पार्ट टू राइट टू लाइफ। अब देखिए, अब गांधी का क्या कंसेप्ट था, नीड और ग्रीड में डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है, तो उस चीज़ को कोट किया जा सकता है। ठीक है, बुद्धा क्या बोलते हैं कि मध्यमिका मार्ग, मिडिल पाथ, कि अब आपको इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट दोनों का बैलेंस करना है। एक्विनस टेम्परेंस पे फोकस दिया था। एक्विनस अगर नहीं भी करे तो आपने कार्डिनल वैल्यूज़, 4 कार्डिनल वैल्यूज़ आपने पढ़ा होगा। एक जस्टिस हो गया, विजडम हो गया, टेम्परेंस हो गया, प्रूडेंस हो गया। टेम्परेंस क्या है कि कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल या कंट्रोल। कंट्रोल किस चीज़ पे करना है हमको, इकोनॉमिक एक्टिविटी पे जो कि इन्वायरमेंट को डिग्रेड करता है। उसके बाद आप JS मिल या बेंथम का यूटिलिटारियनिज्म आप उसको कोट कर सकते हैं कि अल्टीमेटली हमको करना क्या है कि हमको इकोलॉजिकल ट्रेजेडी को अवॉइड करना है, क्योंकि डैट विल बी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मासेस। तो हमको ये पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, वाटर क्राइसिस, बायो एक्सटेंशन, ये सब अवॉइड करना है। तो अब यूटिलिटारियनिज्म भी यही बोलता है कि हाँ, इकोलॉजिकल ट्रेजेडी को अवॉइड करना है, क्योंकि तभी वो मैक्सिमम लोगों के बेनिफिट में होगा। और बाद बाकी फिर ये सारी चीज़ें, मतलब आपको अगर कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई सी भी केस स्टडी है, बहुत सारी केस स्टडी अब 2016 में भी आएगी कि अच्छा कोई कंपनी है पॉल्यूट कर रही है, अब क्या करें नहीं करें। तो ठीक है, अब क्या स्टेप्स लेना है वो तो ठीक है, उसके प्रोस कॉन्स भी ठीक है, बेस्ट कौन सा है, क्यों है, वो सब भी ठीक है, लेकिन आपको कुछ एथिक्स तो लिखना होगा। तो इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन के ये सब आर्टिकल्स को, MC मेहता केस को, अब फिर बुद्धा के मिडिल पाथ को, या फिर गांधी के नीड ग्रीड में डिफ्रेंशिएट करने को, और फिर आप कैसे JS मिल का यूटिलिटारियनिज्म लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लेट से जो आपका एरिस्टोटल का कार्डिनल वैल्यू है टेम्परेंस, उसकी बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हो गई। और फिर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो कोट्स हैं वो सब भी आप लिख सकते हैं। जैसे देयर इज़ नो प्लैनेट बी, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस प्लैनेट अर्थ। ठीक है, ये आप ये ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप ये सब कोट्स आप एंड में लिखेंगे। और इवन 2016 में एक ऐसे में एक टॉपिक आया था कि इफ़ नीड बिकम्स ग्रीड देन इट विल स्पॉइल द ब्रीड। तो उस पर्टिकुलर आप टॉपिक को ऐसे ही चेप सकते हैं एक स्टेटमेंट के रूप में। और जो आपका इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, MOEFCC है, तो उसका जो आपका जो टैगलाइन है वो क्या है, वो है पृथ्वी रक्षति रक्षिता, कि अगर आप धरती की रक्षा करेंगे तभी धरती आपकी रक्षा करेगी। इफ़ नेचर इज़ प्रोटेक्टेड ओनली देन इट विल प्रोटेक्ट अस। तो इस चीज़ वगैरह को भी आप कोट कर सकते हैं। तो ये सब आपके एकदम फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अब यहाँ भी लाइफ अभी चल रहा है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, या फिर ग्रीन ग्रोथ आपके बजट 2023 में वन ऑफ द सप्त ऋषिज है। तो ये सब चीज़ जो है ना, ये आपके अब ये से अब SDGs हो गया, ब्रंडलैंड कमीशन हो गया, ये सब आपको 3 Rs जो रिड्यूस, रीयूज़,
हो गया, या फिर पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, ये सब आपको हर जगह चेपना है। तो इन्वायरमेंट में जो भी अगर कोई भी केस स्टडी आती है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो अब होता है 2 साल में एक बार आ जाती है, तो ये सब जो है माल मटेरियल आपके एकदम फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अब इस पर्टिकुलर केस स्टडी के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है कि कैसे अभी इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच में एक डिलेमा है इकोनॉमी वर्सेस इकोलॉजी का। उसके बाद कुछ आपको एक एथिकल पर्सपेक्टिव देना है, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल्स, कोई सुप्रीम कोर्ट के केसेस, कोई एथिकल थ्योरीज या फिलोसफीज से आपको रिलेट करना है। फिर आपको जो मेन सवाल पूछा गया कि क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो वेरियस सब स्ट्रेटजीज के बारे में आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड में एंड में आप डायग्राम वगैरह भी डाल सकते हैं, और साथ में 2-3 कोट के साथ आप एंड कर सकते हैं। तो वो कोटेशन क्या क्या होगा, तो वो सबको हम लोग यहाँ पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। तो आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं कि अच्छा, कि पहले अब 2 सेंचुरीज पहले में आप देखेंगे तो हमने लाइट कभी इमेजिन ही नहीं किया था। लाइट कहाँ से आता था, कि लकड़ी को जला के, लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आई, और इलेक्ट्रिसिटी अब थर्मल पावर प्लांट्स आने लगी, कोल से आने लगी, और एक वो नेसेसरी इविल बन गई। लेकिन अब क्या है, तो अब यहीं से जो कॉन्ट्रास्ट है इकोलॉजी वर्सेस इन्वायरमेंट का, सॉरी इकोनॉमी वर्सेस इन्वायरमेंट का, वो स्टार्ट हुआ। लेकिन अब फिर हम लोग ग्रीन एनर्जी, सोलर और विंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम लोग हाँ इफेक्टिवली जुडिशली हम बैलेंस कर सकते हैं किसको, डेवलपमेंट को और इन्वायरमेंट को। तो ये चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब एक्चुअली डेवलपमेंट या ये सब जो एक्टिविटी है डेवलपमेंट, जैसे माइनिंग वाइनिंग हो गया, एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट, ये सब आप एक नेसेसरी इविल है। तो इस चीज़ को भी आप कोट कर सकते हैं कि ये नेसेसरी इविल है आपका। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए, अब ये गांधी का नीड वर्सेस ग्रीड को कर दिए। फिर ये सब आर्टिकल्स आ गया, एमसी मेहता केस आ गया। फिर बुद्धा को के मिडिल पाथ को फॉलो कर सकते हैं इन ऑर्डर टू हैव जुडिशियस बैलेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड इकोनॉमी। उसके बाद हाँ टेम्परेंस को प्रैक्टिस करना है। अब जेएस मिल का यूटिलिटारियनिज्म वगैरह के बारे में थोड़ा लिख दिए, ठीक है। ये थोड़ा एथिक्स का फ्लेवर आ गया, ऐसा नहीं लगे कि बस आप इन्वायरमेंट का जीएस 3 का आंसर लिख दिया। अब क्या क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं। अब इसमें आप जो स्ट्रक्चर जो कर सकते हैं ना, कि अब कुछ कुछ, अब जैसे आपको अगर इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है, देखिए अब एग्रीकल्चर में अगर आपको करना क्या होगा, आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो उसमें आप सिक्किम का केस स्टडी के बारे में लिख सकते हैं। माइनिंग में क्या है, माइनिंग की वजह से भी, अब ओपन कास्ट माइनिंग की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो अंडरग्राउंड माइनिंग में क्या होता है ना, थोड़ी कम, अब एयर पॉल्यूशन नहीं होता है उसमें, अब पॉल्यूशन का चांस इसमें मिनिमाइज हो जाता है। तो एक तरह से एक जुडिशियस बैलेंस आप बोल सकते हैं कि हाँ एटलीस्ट अंडरग्राउंड माइनिंग तो ओपन कास्ट माइनिंग से बेटर है। अब एनर्जी में क्या है कि अब जो कोल का थर्मल पावर प्लांट था उससे बेटर है कोल गैसिफिकेशन। अब आप आपका सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट भी आ गया, जिसमें आप क्लीन कोल टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में पढ़ते होंगे, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वगैरह के बारे में पढ़ते होंगे। तो हाँ एनर्जी सेक्टर में भी ऐसे अब लेट से बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है बिटवीन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ एंड एनवायरमेंट। फॉरेस्ट में अब देखिए, अब मियावाकी मेथड है, आप कम स्पेस में ज़्यादा ट्रीज़ को ग्रो कर सकते हैं। अब आजकल तो ट्री का ट्रांसलोकेशन भी होता है। सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट में आपने पढ़ा होगा कि ट्रीज़ का ट्रांसलोकेशन हुआ, तो आपको पेड़ काटने की जरूरत नहीं, एक पेड़ को उठाएंगे दूसरी जगह बस के उसको ट्रांसलोकेट कर देंगे। इको ब्रिज वगैरह बनता है। अब ये क्या होता है कि जैसे अब ये रोड वगैरह है, अब ये इधर भी फॉरेस्ट है इधर भी फॉरेस्ट है, तो जस्ट एक तरह से इको ब्रिज बन गया सच डैट कि अब वाइल्ड लाइफ आसानी से पार हो जाए, या तो अंडर पास हो जाएगा या इको ब्रिज हो जाएगा, ऊपर से चला जाएगा हाथी वगैरह या नीचे से चला जाएगा। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आप स्ट्यूवर्डशिप का भी एक प्रिंसिपल होता है। स्ट्यूवर्डशिप यहाँ पे आप का प्रिंसिपल क्या होता है कि जैसे आपको, आप अर्थ के मालिक नहीं है, आप अर्थ के केयर टेकर हैं, तो ये वाला प्रिंसिपल होता है। तो स्ट्यूवर्डशिप का प्रिंसिपल इन्वायरमेंटल एथिक्स से मैच खाता है एक्चुअली। अब क्या क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर सकते हैं, तो एक तो ठीक है 3 R's है, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल। किस में यूज़ कर सकते हैं, वाटर क्राइसिस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के केस में पेपर की रिसाइकलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कुछ कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, कैसे, जैसे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, कार्बन टैक्स, प्रोटेक्टेड एरियाज, इको सेंसिटिव जोन्स, EPRs। अब नई टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है, वो क्या क्या, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, बायोरिमेडिसन, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है। अब परसुएजन टेक्निक्स भी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कैप कंपोनेंट, जो भी कॉग्निटिव अफेक्टिव बिहेवियरल कंपोनेंट को इनकॉर्पोरेट करते हुए हम परसुएसन या सोशल इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ताकि जो एटीट्यूड चेंज किया जा सके टुवर्ड्स इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन।
अब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इंडिसेस वगैरह भी लाई जा सकती है, जिसमें वेरियस नेशन स्टेट्स को या वेरियस स्टेट्स को रैंक करेंगे, ताकि कम्पिटिटिव फेडरलिज्म के आधार पे एक बेटर स्पिरिट हो, एक कंपटीशन हो अमॉन्ग्स द स्टेट्स। तो वो भी एक तरह से परसुएट करने का डिफरेंट स्टेट्स को तरीका हो सकता है। उसके अलावा जब तक हम लोगों को अगर हम जब तक इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, तो आप यहाँ पे अब लाइफ वगैरह के बारे में, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट के बारे में, स्टूवर्डशिप के बारे में बता सकते हैं। जब तक आप लोगों के एटीट्यूड को चेंज नहीं करेंगे तो असली चेंज भी नहीं आएगा। ग्लोबल कंसेंसस भी जरूरी है, जैसे पेरिस डील, क्लीन क्लाइमेट फंड, SDG, एजेंडा 21। अब पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, ये दोनों भी जो MC मेहता केस से आए उसको भी लेटर इन स्पिरिट में फॉलो करना है। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल तो सिंपल है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, जैसे हमको अगर नहीं पता है कि किसी स्टेप का क्या इन्वायरमेंटल इंपैक्ट हो सकता है तो हम वो स्टेप नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल GM क्रॉप्स का हो सकता है कि इन फ्यूचर इन्वायरमेंट पर निगेटिव इंपैक्ट पड़े, तो हम वो स्टेप अभी नहीं लेंगे जब तक हम श्योर नहीं हो जाते हैं। उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, उसके अलावा ये प्रिंसिपल ऑफ स्टूवर्डशिप, लाइफ के बारे में, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट के बारे में, ये सब बता दिया गया। अब प्लास्टिक्स वगैरह के बारे में भी आप लिख सकते हैं। फिर ग्रीन इकोनॉमिक्स के बारे में कि आप अगर जो भी इकोलॉजिकल लॉस है उसको आप अपनी GDP कैलकुलेशन में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो भी एक एटीट्यूडनल चेंज आ सकता है। जैसे ग्रीन GDP बहुत तरह की होती है, जैसे उत्तराखंड ने स्टार्ट किया है ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। फिर पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज का कंसेप्ट चालू हुआ है सिक्किम में। ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स है भूटान में, जिसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन वन ऑफ द 4 मेजर कंपोनेंट्स है। रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस देने की जरूरत है, उसमें क्या क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, लिथियम आयन बैटरी, सोलर, विंड, ये सब वगैरह आ जाएगा। अब कुछ सक्सेसफुल केस स्टडी वगैरह को भी आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक नेशनल लेवल पे सिक्किम की मैंने ले लिया और इंटरनेशनल लेवल पे नॉर्वे पे ले लिया। सिक्किम में क्या है कि एक तो वो इंडिया का पहला फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है। उसके अलावा एक प्रोग्राम है वहाँ पे, मेरो रुख मेरो संतति। उसमें क्या होता है कि कोई भी अगर नया बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसके मम्मी पापा उसी बच्चे के नाम से 100 पेड़ उगाते हैं, मतलब 100 जगह नए पेड़ उगाए जाएंगे वो उस न्यूबॉर्न के नाम से। तो एक तरह से एक इमोशनल कनेक्ट होता है ट्रीज़ और न्यूबॉर्न या फिर पेरेंट्स के बीच में, तो वो भी एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है। अब अफॉरेस्टेशन तो इम्पॉर्टेंट है ये। एक ग्रीन वॉलंटियर प्रोग्राम है ये भी सिक्किम का। उसमें क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट वगैरह में क्या देखे होंगे कि लोग बाग वो कचरा वगैरह उठा रहे होंगे, डाल रहे होंगे, वेस्ट कलेक्ट कर रहे होंगे, प्लास्टिक कलेक्ट कर रहे होंगे, कुछ टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी मतलब कम इक्विपमेंट्स वगैरह को यूज़ कर रहे होंगे। तो जो भी ऐसे एक्शंस वगैरह लेंगे कचरा, मतलब जैसे जो भी वेस्ट कलेक्शन वगैरह किए, तो आपको क्रेडिट्स मिलेगा। और जितना ज़्यादा क्रेडिट्स मिलेगा तो जो जिनके पास ज़्यादा क्रेडिट्स है ना, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी गवर्नमेंट जॉब में। तो ऐसा प्रोग्राम लाने का सोच रही है सिक्किम गवर्नमेंट, तो ये भी आप इसको भी आप डाल सकते हैं। अब इंडिया में क्या है ना भाई, ये कि आपका अगर फॉरेस्ट डाइवर्जन होना है तो कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन तो होता है, लेकिन अब क्या है कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि पहले तो डिफॉरेस्टेशन हो ही नहीं, अगर हो तो मिनिमाइज हो, और फिर अगर लेट से अगर जितना भी हुआ है तो उसको ऑफसेट करने के लिए कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन हो और कुछ मिटिगेशन मेजर्स लिया जाए। तो ये पहला स्टेप होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है। हम लोग डायरेक्ट तीसरे पे कूद गए, पहले दूसरे पे तो गए ही नहीं है। नॉर्वे तो इनफैक्ट डिफॉरेस्टेशन को बैन ही कर दिया है। US वगैरह में बैन नहीं है, लेकिन हाँ पहले दूसरे पे जाया जाता है, लीगल मैकेनिज्म है, फिर फाइनली तीसरे पे जाया जाता है, जो इंडिया में लैकिंग है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को भी आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये सब स्ट्रैटेजीज हुई। तो कुछ चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। तो जब भी अगर सवाल अब एनवायरमेंट से रिलेटेड आएगा तो क्या क्या आपके फिंगर टिप्स पे होगा, तो आपको जो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में मैंने बताया वो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। तो अब ये इस तरह से आप पहले रफ कर सकते हैं। तो अब ये रफ करके आप केस स्टडी बनाएंगे ना, स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा भले, लेकिन फ़ायदा उससे क्या होगा ना कि आपको लेट से किस स्ट्रक्चर में लिखना है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपका कंटेंट अच्छे से आपका डेवलप हो जाएगा। अगर लेट से अब लास्ट की 10 साल के 60 केस स्टडीज़ को भी अच्छे से कंटेंट डेवलप कर लेते हैं तो कंटेंट आकर अच्छे से डेवलप हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब कुछ एकदम फॉर्डर पॉइंट्स आपके तैयार हो जाएंगे। अब जल्दीबाजी में केवल 15 मिनट में स्टार्टिंग से करने के लिए जाओगे ना तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि अल्टीमेटली अब एग्जाम में क्या है कि 15 मिनट में जो आपको लिखना है, भरना है 3 पन्ने, लेकिन अब कितने अच्छे से भरना है वो तभी पॉसिबल हो पाएगा। एक तो आपको 15 मिनट में प्रैक्टिस भी करनी है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर को थोड़ा सा डिटेल में कर लो, उस पर रिसर्च कर लो। उसका बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप वो केस स्टडी पढ़ो, आप उसमें से वैल्यू जो भी स्टेक होल्डर फैक्ट्स ऑफ द केस को आप तो दिमाग में एनालाइज करो एट द बैक ऑफ द माइंड। आप वैल्यूज़ क्या है, एथिकल डिलेमास क्या है, आप उसमें जो आपके एथिकल इशूज़ क्या क्या हैं, क्या क्या ऑप्शंस लिया जा सकता है, मेरिट्स डिमेरिट्स क्या है, बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, क्यों होगा, बेस्ट को उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, कुछ डायग्राम क्या आप डाल सकते हैं, एंड में आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, कुछ कोट्स वगैरह लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये आप
वेरियस एंगल से जब आप सोचोगे ना, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा लगभग लगभग कुछ पिटारा फिक्स होता है, या फिर आप लेट से कुछ फॉर्डर पॉइंट फिक्स होते हैं जो आपके लगने ही लगने हैं। तो आप जैसे ही अगर आप ये वाला केस स्टडी आप अच्छे से अगर कर लियो, तो उसके बाद इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक 2016 में आएगा, फिर इनफैक्ट आपका ये 2021 या 2022 में भी एक आया हुआ है, EIA से रिलेटेड 2021 में आया हुआ है। तो वो सब अब यही सब चीज़ डलते जाएगी, कुछ ना कुछ यहाँ का आपका जो भी फॉर्डर पॉइंट्स में यूज़ होते जाएगा। तो अब 2013 से आप आगे बढ़ते जाइए। रिवर्स में जाएंगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि अब 2021-22 में क्या धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि अब केस स्टडी लंबी आने लगी है, तो उसका थोड़ा सा आपको चेंज होगा। लेकिन आप डायरेक्टली लंबी केस स्टडी को एज इफ सॉल्व करोगे कि हाँ 15 मिनट टाइम है, आपको 6 मिनट में पढ़ना है और 9 मिनट में आंसर करना है, तो फिर एक तो आप ज़्यादा पढ़ोगे और ऊपर से 9 मिनट में आप क्वालिटी आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो अब 2013 से फॉलो करते जाओगे ना, तो उसमें ईजी सवाल आ रहे, तो ईजी से डिफिकल्ट आपका आसान होगा। अचानक से 2021-22 में कूद जाओगे कि हाँ पेपर कंप्लीट नहीं होता है, तो फिर वो डिफिकल्ट है। आपने 2013 से आपने केस स्टडी सॉल्व नहीं किया होगा, पहला। और दूसरा, आपने कुछ टेस्ट पेपर नहीं दिए होंगे जिसमें आपको 15 मिनट में वो केस स्टडी आपने सॉल्व कर रखी हो। अब हम दूसरे केस स्टडी पे आते हैं। तो इसका जो सवाल है उस पर्टिकुलर सवाल को देख लेते हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है और इनफैक्ट ये रिपीट भी होगा। अब जैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग से करने के लिए, अब देखिए, अब जैसे ये सवाल आया कि आपके पास कोई एक क्लोज फ्रेंड आता है जो सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहा है, वो आपको 4 चीज़ें बोलता है। आप इन 4 चीज़ों पे जो व्यू पॉइंट है वो आपके दोस्त का, तो आप क्या कैसे रिएक्ट करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस व्हाट विल बी योर एडवाइस टू योर फ्रेंड। तो इसमें पूछा क्या गया कि आपका दोस्त आता है, आपको 4 चीज़ें, 4 व्यू पॉइंट बताता है, ठीक है। तो एनालाइज द अबव व्यू पॉइंट्स, चारों व्यू पॉइंट्स के बारे में बताओ। उसका बेस्ड ऑन दिस आपका एडवाइस क्या होगा फ्रेंड को, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं बताना बस ये चाह रहा हूँ, ये 2017 में जाकर रिपीट होगा। अब रिपीट होगा, डायरेक्टली सवाल ये आया था, लेकिन उसमें प्रॉस कॉन्स पूछ लिया। तो अल्टीमेटली जो मैटर है, जो फॉर्डर पॉइंट्स हो यहाँ का वहीं लगेंगे। इनफैक्ट ये करप्शन से रिलेटेड केस स्टडी है। अब इस करप्शन में जो भी आपका फॉर्डर पॉइंट्स तैयार हो जाएगा केस स्टडी के एंगल से, एक आप चैलेंजेज ऑफ करप्शन करके एक आपका टॉपिक GS 4 में आपका स्टार्टिंग में भी दिया हुआ है, सेक्शन 1 में, सेक्शन A में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो करप्शन जो आपका केस स्टडी में आता है उस एंगल से फॉर्डर पॉइंट को डेवलप करेंगे। तो इसमें 4 चीज़ क्या क्या कही गई है, क्या व्यू पॉइंट्स है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले आप थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी वर्सेस मॉरलिटी वाला जो डिलेमा है उसको आप बताओगे, एक इंट्रोडक्शन दे दोगे। फिर आप चारों व्यू पॉइंट के बारे में आप सबको काउंटर ही करना होगा। सब में करप्शन को बताया गया है कि कैसे अच्छी चीज़ है, तो सबको काउंटर ही करना होगा। तो सबको काउंटर करते हुए आप 4-5 पॉइंट्स लिखोगे। एंड में आप क्या लिखोगे, आपका एडवाइस क्या होगा फ्रेंड में, और एंड में फिर कंक्लूजन लिखोगे जिसमें आप एक बड़े तरीके से आप एक वे फॉरवर्ड लिखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोलता है कि इन द प्रेजेंट टाइम्स जहाँ पे अनइथिकल इन्वायरमेंट प्रिवेलेंट है, वहाँ पे आप कुछ अटेम्प्ट करते हो इथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा, आपके करियर के लिए प्रॉब्लम होगा, आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए प्रॉब्लम होगा, आपके लाइफ के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। और क्यों प्रैग्मेटिक ना हो और जो लिस्ट रेसिस्टेंस का पाथ फॉलो करें और हैप्पी रहें टू द एक्सटेंट दैट वी कैन। पहला ये है। दूसरा है कि व्हेन सो मेनी पीपल आर अडॉप्टिंग रॉन्ग मीन्स एंड ग्रॉसली हार्मिंग द सिस्टम, आप अकेले मतलब क्या कर लोगे, आप इनफेक्टिव ही रहोगे और ये जो भी आपका स्टेप रहेगा इनफेक्टिव रहेगा और फ्रस्ट्रेटेड रहोगे आप इथिक्स के बारे में सोच ही क्यों रहे हो, वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री को हैम्पर नहीं करेगा। और इस कंपटीशन के एज में आप इन द रेस ऑफ डेवलपमेंट आप पीछे नहीं रहना चाहते हो, तो आप सैलरी के अलावा भी आप कुछ कमाओ, इस चीज़ के लिए प्रमोट कर रहा है। अब इट इज़ अंडरस्टैंडेबल दैट वी शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन ग्रॉसली अनइथिकल प्रैक्टिसेस, बट स्मॉल ग्रेटिफिकेशन से क्या होता है, मोटिवेशन बना हुआ रहता है। इट ऑल्सो मेक्स द सिस्टम मोर एफिशिएंट। व्हाट इज रॉन्ग इन अडॉप्टिंग सच प्रैक्टिसेस। अब इसको सब व्यू पॉइंट्स को एनालाइज करना और आपका एडवाइस क्या होगा आपके फ्रेंड को, वो आपको बताना है। तो जब भी आपकी कोई केस स्टडी आती है, तो सबसे पहले ठीक है, आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर सोचना है। तो इसमें क्या होगा, पहले आप एक इंट्रोडक्शन डाल देंगे, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ। अब आपके चारों आर्गूमेंट है, तो चारों आर्गूमेंट को काउंटर करेंगे, तो ये आपका फर्स्ट आर्गूमेंट हो गया। फिर आपका ये सेकेंड आर्गूमेंट हो गया, फिर आपका ये थर्ड आर्गूमेंट हो गया, फिर आपका ये फोर्थ आर्गूमेंट हो गया। ये आपका स्ट्रक्चर जा रहा है यहाँ पे। और फिर फाइनली आपका एडवाइस क्या होगा, एक डायग्राम वगैरह बना दिए, फिर आपका एक एडवाइस क्या होगा वो बता दिए।
एक फाइनली एक वे फॉरवर्ड लिख दिए कंक्लूजन के लिए। कंक्लूड आप ऐसे भी कर सकते हैं, गांधी का जो 7 सिंस है ना वो आपको याद होना चाहिए। जैसे उसमें वो एक सोशल सिन क्या है कि वेल्थ विदाउट वर्क इज़ अ सोशल सिन, तो वो करप्शन पे ही गांधी हिंट कर रहे हैं कि वेल्थ विदाउट वर्क इज़ अ सोशल सिन। तो यहाँ पे आप लिख दिए कि वेल्थ विदाउट वर्क इज़ अ सोशल सिन गांधी, ये करके आप एंड कर दिए। ठीक है, तो ये मैं केवल फर्स्ट इनिशियल से लिख दिया, मतलब पूरा आप वो लिखेंगे। तो अब इसमें क्या होगा ना कि एटलीस्ट जब आप कोड से एंड करेंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अगर लेट से 20 नंबर में अगर जो इतना मैंने लिखा होगा उसमें अगर वो 10 देगा ना, वो कोड देख के वो 20 में से 11 दे देगा, फ़र्क इतना पड़ता है। तो अब 6 केस स्टडी आपको 6 कोड ही लिखना है एंड में, 6। ठीक है, सब में पॉसिबल नहीं पाएगा तो कम से कम आप 5 में तो लिखिए, तो 5 नंबर तो एक्स्ट्रा वहाँ पे आप स्कोर कीजिए। और कोड से फ़र्क पड़ता है, इवन कोड में आपको सेक्शन ए में भी फ़र्क पड़ेगा। आप कोड्स, आप एग्जाम्पल्स, तो आप डेफिनेशंस आपके रेडीमेड तैयार होने चाहिए सेक्शन ए के लिए। अब कुछ कोड्स, डायग्राम्स, एग्जाम्पल्स, डेफिनेशन सेक्शन ए के लिए, ये सब आपके रेडीमेड होने चाहिए एथिक्स में। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं करप्शन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में आना चाहिए। अब ये केस स्टडी क्या है? अब ये प्रैक्टिकलिटी वर्सेस मॉरलिटी का एथिकल डिलेमा है एक तरह से। वैल्यूज़ कौन कौन सी होगी? अब कुछ भी आप केस स्टडी देख रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या है कि ये आप स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर लिया। अब स्ट्रक्चर के अंदर आप कुछ पॉइंट्स वगैरह लिखेंगे, तो कंटेंट आप क्या लिखेंगे? तो कंटेंट लिखने से पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और स्ट्रक्चर तो मैंने डिस्कस कर लिया। अब है कि 3 चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, कुछ फॉर्डर पॉइंट्स, और फिर उसके अलावा कि कुछ जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ क्या क्या हैं, और अल्टीमेट एम क्या है। तो अल्टीमेट एम तो है कि आपको वो चारों जो व्यू पॉइंट है उसको काउंटर करना है, कि आपको करप्शन तो प्रमोट नहीं करवाने देना है। आप कितने अच्छे तरीके से को काउंटर कर पाते हो तो वो बात होगी। तो आपको जब भी कुछ भी लिख रहे हो ना, तो आपको एक एथिकल एंगल या फिलोसफिकल एंगल प्लस प्रैक्टिकल एंगल दोनों को मिक्स करके चलना है। नहीं तो ऐसे क्या होगा ना कि एक केवल आप लिख रहे हो केवल लॉजिकल एंगल और प्रैक्टिकल एंगल से, तो भी काम नहीं चलेगा। एथिक्स का भी फ्लेवर आना चाहिए, और कुछ ज़्यादा भी एथिकल और फिलोसफी आप उसमें डाल देंगे ना कि हाँ कांट के बारे में, तो बेंथम के बारे में, मील के बारे में, तो निष्काम कर्म के बारे में, तो गीता क्या बोलता है उस चीज़ के बारे में, तो जैनिज़्म बुद्धिज़्म क्या बोलता है इस चीज़ के बारे में, तो अब या थॉमस एक्विनस ने क्या बोला है, जो भी है, जो भी मेजर आप थ्योरीज जो भी आप पढ़ते हैं, तो ये सब के बाद गांधी के मीन से एंड यही सब लगता है। तो ये सब के बारे में कुछ ज़्यादा ही अपेल देंगे ना, तो फिर दिक्कत क्या होगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी थोड़ा सा वो लगने लगता है कि नहीं कुछ ज़्यादा ही ये घुस गया है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल मतलब बैलेंस होना चाहिए कि फिलोसफिकल और प्लस लॉजिकल एंड प्रैक्टिकलिटी के। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं होना है कि ये नहीं बोलते हैं कि करप्शन करना है, मतलब प्रैक्टिकलिटी मतलब कि केवल आप केवल फिलोसफिकल जो टच है, जो फिलोसफिकल थ्योरी सेक्शन ए वाला नहीं पेलना है, कुछ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एंगल से भी सोचना है। वो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मेरे बोलने का सेंस क्या है यहाँ पे, कि जैसे एक आप लिख रहे हैं कि अच्छा निष्काम कर्म आपको क्या बोलता है कि जो आपकी ड्यूटी है वो आपको करना है, या इवन जो कांट का कैटेगरिकल इंपेरेटिव भी ये बोलता है जो आपको ड्यूटी है वो करना है। लेकिन आप केवल यही चीज़ लिखेंगे तो अब इसके साथ आप ये भी लिखेंगे अच्छा कि एक मेंटल पीस रहेगा, नहीं तो मैं कभी पकड़ा सकता हूँ, तो इस चीज़ का डर रहेगा, तो फियर एंजाइटी रहेगी, मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा, मैं खुश नहीं रहूँगा, मेरे जो फैमिली लाइफ है वो भी उसके वजह से हैम्पर करेगी। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल एंगल हो गया कि हाँ रियल लाइफ से आप रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ एक जेनरिक ही है लेकिन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एम तो मैंने बता दिया, वैल्यूज़ क्या क्या है, तो यहाँ पे वही ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी यही है यहाँ पे। और आप यहाँ पे अब एथिक्स एंड गवर्नेंस की बात है तो आप नोलन कमेटी वगैरह को भी रेफर कर सकते हो। चाणक्य ने भी काफ़ी स्ट्रेस किया था इन ऑर्डर टू वीड आउट करप्शन। और फॉर्डर पॉइंट्स क्या क्या, अब देखिए बेंथम मिल क्या है कि आप यूटिलिटारियनिज्म के एंगल से देखेंगे। अगर आप करप्शन करते हो ना, आप करोगे एक लार्ज अमाउंट का करप्शन, उससे पब्लिक इंटरेस्ट की वो चीज़ अगेंस्ट जाएगी। अब ये यूटिलिटारियन प्रिंसिपल के अगेंस्ट देखेंगे कि इट इज़ नॉट इन द यूटिलिटी और इट इज़ नॉट इन फेवर ऑफ द मासेस, क्योंकि लोगों का पैसा है वो लोगों के हित के लिए, तो वो हैम्पर हो रहा है। तो बेंथम और मिल के यूटिलिटारियनिज्म के अगेंस्ट जाता है अगर आप करप्शन करते हो तो। ठीक है, कांट का कैटेगोरिकल इंपरेटिव भी क्या बोलता है कि जो आपकी ड्यूटी है, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, जो आपकी ड्यूटी है वो आपको करना है। तो आपकी ड्यूटी है कि आप विदाउट करप्शन, विद फॉलोइंग द एथिकल कंडक्ट, आप अपनी ड्यूटी को करें। गांधी भी क्या बोलता है कि मीन्स एंड्स दोनों इंपॉर्टेंट है, कि केवल आपको इफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन अल्टीमेट एम नहीं है, आपको मीन्स भी इंपॉर्टेंट है। तो मीन्स के केस में क्या होगा कि आप कैसे कर रहे हो, अगर करप्शन कर रहे हो तो आपका मीन्स गलत है। 7 सिन में गांधी क्या बोले थे, वेल्थ विदाउट वर्क इज ए सोशल सिन।
थॉमस एक्विनस टेम्परेंस के बारे में बोल रहे हैं। टेम्परेंस क्या हुआ? एक तरह से सेल्फ कंट्रोल। तो कंट्रोल किस पे करना है? आपकी वो इंद्रियों पे, कि जिसकी वजह से आप करप्शन कर रहे हैं। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, प्रोबिटी, ये सब वैल्यूज़ हो गया, ठीक है। अशोक खेमका वगैरह आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। लेकिन हाँ, टी.एन. शेषन, किरण बेदी, श्रीधरन, ये सब आप एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं कि जो इफिशिएंट सिविल सर्वेंट्स रहे हैं, जिन पे कोई भी नेगेटिव छाप नहीं है करप्शन का, जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है। अब पोका एक्ट वगैरह, अब करप्शन की बात कर रहे हैं, पोका एक्ट का फ्लेवर नहीं आया तो थोड़ा सा लगेगा कि कुछ कहीं मिसिंग है। अब ये सब जो जेनरिक पॉइंट होता है ना कि हाँ, अगर हम ये करेंगे तो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहेगा, अदरवाइज नहीं तो मेरे पास क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस में फेस करूँगा, कॉग्निटिव डिसोनेंस फेस करूँगा। तो ये सब जेनरिक पॉइंट होता है। तो ये सब नहीं कुछ मिल रहा है तो ये घसे उठ सकते हैं। चाणक्य ने भी बोला था कि वीडिंग आउट करप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। नोलन कमेटी भी ऑनेस्टी इंटीग्रिटी भी काफ़ी फोकस करती है। गीता भी निष्काम कर्म पे फोकस करता है, ठीक है। अब ये पूजा सिंघल, ये चंदा कोचर, ये सब जो फंसे हैं, उनका भी एग्जाम्पल दे सकते हो अगर ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। अब ये जो आपका केस स्टडी है उसमें 4 जो रीजंस दिए गए हैं क्यों करप्शन करना चाहिए, तो एक टाइम पे वो थोड़ा सा ऐसा लगता भी है कि प्रैक्टिकल बात कही गई है, लेकिन आपको काउंटर करना है तो उससे ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आपको काउंटर करना होगा। इंटेंसिटी बोलने का मतलब कि लॉजिकल आर्गुमेंट्स के साथ में। अब करप्शन के लिए हम बोलते हैं ना कि करप्शन का आपका डोमिनो इफेक्ट भी होता है, बैंड वैगन इफेक्ट भी होता है। डोमिनो इफेक्ट का मतलब क्या होता है? एक बार आप करोगे ना तो करते चले जाओगे। और बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है? मतलब कि आप करोगे तो आपको देख के बाद बाकी लोग भी करेंगे। तो करप्शन का ये 2 इफेक्ट होता है जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं आंसर्स वगैरह में। तो ये सब मैंने आपको फॉर्डर पॉइंट्स बता दिए इथिक्स के एंगल से। और आपको करप्शन क्यों नहीं करना चाहिए, तो आप वही बात है, या तो आप पकड़े जाओगे, अगर नहीं भी पकड़े गए तो कम से कम नहीं करते हो करप्शन तो आपको मेंटल पीस रहेगा, और कम से कम सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन तो रहेगा कि आप सही से काम कर रहे हो। अब जो भी, अगर आप कभी भी इथिकल कंडक्ट रहता है ना, वो हमेशा ही आपके सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ डिग्निटी को बूस्ट करता है, वो मॉरली अपलिफ्टिंग भी होता है। और उसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट में भी है कि लोगों का पैसा, आप लोगों के पैसा को लूट रहे हो, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है ना। अब लोग, पब्लिक इंटरेस्ट तो सर्व नहीं होगा ना। तो यहाँ पे इथिकल पर्सपेक्टिव और थोड़ा सा प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, दोनों जो फॉर्डर पॉइंट्स है करप्शन के, मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद अब डायरेक्टली आंसर हम लोग डील करते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। अब क्या कंटेंट लिखेंगे तो उसको मैं बता देता हूँ, हिंदी में बता देता हूँ, आप इंग्लिश में तो आसानी से कर सकते हैं। तो पहले आप ये लिखेंगे कि अब ये केस स्टडी क्या प्रेजेंट करता है, कि ये मतलब ये शो करता है कि सोसाइटी में ऐसा नोशन है कि आप करप्शन करते हैं या फिर आप डिसऑनेस्ट हैं तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने फ्रेंड को बताएंगे कि ट्रुथ क्या की इंपॉर्टेंस क्या है, या ट्रुथ या फिर इंटीग्रिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, वो बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये एक तरह का डिलेमा प्रेजेंट कर रहा है केस स्टडी बिटवीन प्रैक्टिकलिटी एंड मॉरलिटी। अब फर्स्ट आर्गुमेंट के बारे में आप काउंटर लिखेंगे। तो फर्स्ट आर्गुमेंट क्या बोलता है कि आपके लाइफ को, आपके फैमिली मेम्बर्स को, आपके करियर को थ्रेट हो सकता है। तो आप ये लिखेंगे कि हाँ, आप इथिकल प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो शॉर्ट टर्म में आप डिफिकल्टीज फेस करेंगे, आपका प्रोफेशनल एडवांसमेंट रुक सकता है, आपके सीनियर्स के साथ जो रिलेशन है वो स्ट्रेंड हो सकता है, उसके वजह से आपके फैमिली मेम्बर्स भी कुछ प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप इथिकल कंडक्ट को फॉलो करेंगे। क्यों? बस आपको अब यहाँ पे देखना है, अल्टीमेटली इट विल लीड टू हैप्पीनेस, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड लेसर चांसेस ऑफ क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस एंड कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये ठीक है, जेनरिक चीज़ है, लेकिन ये सही बात है। ऑनेस्टी हमेशा मॉरली अपलिफ्टिंग होता है, इट बूस्ट डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। आप पकड़ाएंगे नहीं पोका एक्ट के तहत, कोई फियर एंजाइटी नहीं रहेगी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वगैरह की, ठीक है। अब ये पब्लिक इंटरेस्ट में भी होगा, तो आप यूटिलिटारियन एथिक्स को यहाँ पे कोट कर सकते हो कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में होगा, यूटिलिटारियनिज्म के मुताबिक, जे.एस. मिल और बेंथम के फिलोसफीज़ के मुताबिक। आप निष्काम कर्म को कोट कर सकते हो कि आपको अपनी ड्यूटी करनी है विदाउट थिंकिंग ऑफ द फ्रूट्स, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो महाभारत में भी कहा गया है। उसके अलावा कुछ आप ऐसे एग्जाम्पल गांधी वगैरह के हमेशा कोट कर सकते हो कि जो इंटीग्रिटी के रास्ते पे चलते हैं तो वो रिस्पेक्ट भी गेन करते हैं, वो ट्रस्ट भी होता है रिलेशनशिप में, और इनफैक्ट उनको लीडरशिप रोल्स भी मिलते हैं। जैसे गांधी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने चेयरमैन या लीडर क्यों बनाया था? बिकॉज गांधी में इंटीग्रिटी थी। अब इंटीग्रिटी गांधी में कैसी थी? गांधी नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। चौरी चौरा इंसिडेंस हुआ तो उसके लिए उन्होंने नॉन वायलेंस को ऊपर रखा है, अब इंडिपेंडेंस, और फिर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको उन्होंने एंड किया। तो जो इंटीग्रिटी होती है तो
अल्टीमेटली वो लीडरशिप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप गांधी के एग्जाम्पल से आप कोट कर सकते हो। निष्काम कर्म भी क्या बोलता है, मैंने बताया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो महाभारत बोलता है। कांट भी कोट कर सकते हो कि कांट का कैटेगरिकल इंपरेटिव या जो डिओन्टोलॉजिकल इथिक्स है वो भी बोलता है आपको अपनी ड्यूटी करनी है, ठीक है। अब यूटिलिटारियनिज्म को भी कोट कर सकते हो। आप गांधी के मीन्स एंड को भी कोट कर सकते हो कि हाँ, गांधी के मीन्स के एंगल से देखेंगे तो आप करप्शन आप कर रहे हो तो आपका मीन्स गलत है, ठीक है। गांधी का सोशल सिन के बारे में बता सकते हो, वेल्थ विदाउट वर्क इज अ सोशल सिन, ठीक है। अब जब भी सर्विस ज्वाइन करते हो तो आपको पता होता है कि ये सब डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस आएंगे, तब भी आप ज्वाइन कर रहे हो, दैट मीन्स यू शुड बी प्रिपेयर्ड एंड यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है। अब सेकेंड आर्गूमेंट क्या बोलता है कि इतने लोग कर रहे हैं, आप अकेला क्या कर लोगे। तो अब इसका काउंटर क्या है कि इतने लोग कर रहे हैं तो अब 1000 लोग अनइथिकल चीज़ करें तो वो इथिकल नहीं हो जाएगा, ठीक है। और अकेला आप क्या कर सकते हो, तो अकेला अब जो भी रिवॉल्यूशनरी रहे वो अकेले उन्होंने रिवॉल्यूशन किया। गांधी जी एक सिंगल हैंडेडली, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि उन्होंने इंडिपेंडेंस दिलाया, लेकिन जो सिंगल हैंडेडली वो लीडरशिप का रोल तो प्ले किए। मार्टिन लूथर किंग हो गया, रोज़ा पार्क्स हो गया, या फिर इनफैक्ट आप नेल्सन मंडेला, ये सब का एग्जांपल दे सकते हो कि उन्होंने सिंगल हैंडेडली एक रिवॉल्यूशन क्रिएट किया। तो वो सिंगल आदमी कर सकता है। अब जैसे अब गांधी जी ने क्या बोला था कि आपको अगर नो वन नीड्स टू वेट फॉर एनीवन टू अडॉप्ट जस्ट एन ह्यूमन कोर्स ऑफ एक्शन, जो चीज़ इथिकल है उसको आपको करने के लिए किसी और के लिए वेट नहीं करना है। टैगोर ने भी बोला था कि आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है, देन वॉक अलोन, एकला चलो रे, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि सब लोग जो कर रहे हैं तो वही आपको करना है। अब कुछ एग्जांपल ऐसे भी दे सकते हैं कि दोज स्मॉल माइनॉरिटी या दोज पर्सन्स इवन स्मॉल इन नंबर, इफ दे हैव द पेंचेंट टुवर्ड्स एथिकल मीन्स, कैन मेक ए डिफरेंस। अब गांधी जी का जो नॉन वायलेंट मीन्स था, दैट सेव्ड द होल फ्रीडम स्ट्रगल। लोगों ने तो गांधी को बेवकूफ़ी उस समय समझा होगा कि अच्छा हो सकता है कि आज़ादी मिल जाती अगर वो मूवमेंट को कंटिन्यू करते, लेकिन गांधी जी ने नॉन वायलेंस के बाद वायलेंस जो एक्टिविटी हुई थी चौरी चौरा के, उसके बाद उन्होंने गांधी जी ने उस मूवमेंट को स्टॉप कर दिया, बिकॉज गांधी जी ने नॉन वायलेंस को एक प्रिंसिपल के रूप में देखा। तो उनकी इंटीग्रिटी थी कि जो उन्होंने नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल को फॉलो किया, और उन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस से भी अपने उस प्रिंसिपल को रखा, ठीक है। तो आदमी ऐसा नहीं है कि आदमी अगर अकेले है या फिर स्मॉल नंबर में तो वो कुछ बड़ा काम नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ को भी आप काउंटर कर सकते हो। अब जैसे अब चिपको आंदोलन वगैरह है, सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था। अब स्मॉल माइनॉरिटी थी लेकिन उसको ऑर्गेनाइज किया, परसुएजन हुआ, सोशल इन्फ्लुएंस हुआ, तो अल्टीमेटली लोगों का एटीट्यूड चेंज हुआ। अब इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स की वजह से ही इन्वायरमेंटल एथिक्स वगैरह पनपा, और भी मूवमेंट्स जैसे अपिको मूवमेंट, अब चिपको मूवमेंट वगैरह से इंस्पायर्ड है। तो इवन आप अगर बहुत लोग मान ले एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 2-3 लोग करप्शन नहीं करते हैं तो उसका भी एक्चुअली एक तरह से आप बोल सकते हैं कि बैंड वैगन इफेक्ट होता है, कि बाद बाकी देखेंगे अरे यार यहाँ पे कल्चर सही है। अब जहाँ पे ज़्यादा लोग करप्ट लोग होंगे वहाँ करप्शन ज़्यादा होता है, बाद बाकी जो नहीं भी करते वो भी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन हाँ, बैंड वैगन इफेक्ट होता है, जहाँ पे ऑनेस्ट लोग रहेंगे तो ज़्यादा चांस है एक नया बंदा आएगा तो वहाँ पे ऑनेस्टी ही फॉलो की जाएगी। तो अब सोशल इन्फ्लुएंस, परसुएजन का भी रोल होता है। अब होल इज मेड अप ऑफ पार्ट्स। अब आप चाहते हैं कि होल में अब इथिकल कंडक्ट हो, उसके लिए पार्ट्स में तो इथिकल कंडक्ट होना है ना, तो उसके लिए आपको तो करना होगा। एंड स्मॉल माइनॉरिटी इज ऑल्सो गुड इनफ टू स्टार्ट विथ। थर्ड आर्ग्यूमेंट वहाँ पे क्या बोल रहे थे कि अभी डेवलपमेंटल जो ऑब्जेक्टिव है कंट्री का वो रुक जाएगा। तो एक तरह से वो बोलना चाह रहे हैं कि अच्छा कि आप सैलरी पे थोड़ी ना जिंदा रह पाएंगे, और आपको इफिशिएंट बनना चाहिए, प्रैक्टिकल बनना चाहिए। तब इसमें आप यही लिख सकते हैं कि जो आप करप्शन कर रहे हो तो अब वो करप्शन जो कर रहा है वो कभी इफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि अब वो इफिशिएंट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज कभी दे नहीं पाएगा। और ये प्रैग्मेटिज्म जो है ना, दैट इज अ थर्ड रेटेड वर्च्यू विच आर यूज्ड बाय दोज हु आर वीक एंड अमेनेबल टू एक्सटर्नल फोर्सेस। और इथिक्स में मीन्स और एंड्स दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर करप्शन कर रहे हो तो आपका मीन्स गलत है ना। उसके बाद इस केस में आप जेएस मिल वगैरह को भी, यूटिलिटारियनिज्म को भी पेल सकते हो कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव रुक जाएगा। भाई साहब, करप्शन करोगे तो डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव रुक जाएगा, क्योंकि आप लोगों का पैसा खा रहे हो। तो उस केस में क्या होगा कि यूटिलिटारियनिज्म के प्रिंसिपल से देखेंगे, जेएस मिल या बेंथम के प्रिंसिपल से, तो वो लोगों के हित में नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है। तो इसमें ये बात कर सकते हैं कि अब लोगों का जो लार्जर डेवलपमेंट गोल तभी मीट होगा जब आप प्रेम्बल की जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी हर सिटीजन्स को मिले। अब जैसे अब ट्राइबल्स का फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट होता है, फार्मर सुसाइड होता है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन नहीं हो पा रहा है,
या फिर रीजनल बैलेंस ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो ये सब के लिए डेवलपमेंटल गोल्स अचीव करने के लिए गुड गवर्नेंस जरूरी है, जिसके लिए एथिकल गवर्नेंस जरूरी है। ठीक है, अब चौथा आर्गुमेंट आपका क्या बोल रहा है यहाँ पे कि मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अब ठीक है आपको मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन कोई भी फ्री लंच नहीं होता है। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ स्मॉल फेवर। आज कम ले रहे हो, बाद में फिर ज़्यादा करप्शन करोगे। इंटीग्रिटी, अब ये जो लाइन है ना, इंटीग्रिटी इज लॉस्ट एट द मोमेंट पर्सन टेक्स इवन अ सिंगल रुपी एज करप्शन, एज ब्राइब। ठीक है, और इंटीग्रिटी इज नॉन नेगोशिएबल एंड नॉन सेलेक्टिव। ये सब लाइन जब भी इंटीग्रिटी है ना तो पेल देना है। ठीक है, और आप अभी स्मॉल गिफ्ट लोगे, बाद में क्या होगा कि वो इंडेटनेस होगा, डिजायर टू पे बैक होगा, जिसकी वजह से आपका जो ये गिव एंड टेक का जो साइकिल है वो मैग्नीट्यूड एक्सटेंट में बढ़ता जाएगा। करप्शन का एडिक्टिव डोमिनो इफेक्ट और बैंड वैगन इफेक्ट होता है। डोमिनो इफेक्ट मतलब आप करोगे तो फिर करते रहोगे, और बैंड वैगन इफेक्ट मतलब आप करोगे तो बाद बाकी लोग भी करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अभी एक लाइन भी ये भी पेल सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन इज लाइक ए लार्ज शिप दैट कैन सर्व टू मेनी पीपल, हाउएवर जो करप्शन इन द स्मॉल होल कैन सिंक द होल शिप, एंड करप्शन इज द स्मॉल होल हियर। तो अ पर्सन सिविल सर्वेंट शुड ऑलवेज स्टे ऑन द राइट पाथ विथ डेडिकेशन। अब ये एक एथिक्स में, एथिक्स नहीं, ऐसे में एक आया था कि पानी जो बाहर होता है उससे शिप को कोई दिक्कत नहीं होती, जब पानी जब अंदर आ जाए तो प्रॉब्लम होती है। पानी अंदर कब आएगा? जब आपका एथिकल कंडक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, अब एथिक्स क्यों चाहिए? तो आप पकड़ाओगे नहीं, आपको मेंटल पीस रहेगा, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी रहेगा, पब्लिक ट्रस्ट होगा गवर्नेंस में, पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होगा। आपका एडवाइस क्या होगा कि आप उसको बोलोगे इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, प्रोबिटी, ये सब वैल्यूज़ को इम्बाइब करे और डियोंटोलॉजिकल एथिक्स को फॉलो करे, अपनी ड्यूटी को सही से पूरा करे। वो कुछ केस स्टडीज़ जैसे किरण बेदी, टी.एन. सेशन, ईश्वरधरन वगैरह से इंस्पायर हो सकता है कि जिन्होंने मतलब करप्शन में ट्रैप में फंसे हुए ही काफ़ी अच्छी पब्लिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज की हैं अपने रोल्स में। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज़ अब स्कूल से, होम से होना चाहिए, क्योंकि लोगों को एथिक्स के प्रति ऑप्टिमिस्टिक व्यू होना ज़रूरी है, और लॉज भी एक और उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, सो डैट कि यहाँ पीपल आर डिटर्ड फ्रॉम अडॉप्टिंग इलीगल एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। एंड में आप कोट डाल सकते हो कि वेल्थ विदाउट वर्क इज़ अ सोशल सिन, गांधी करके एंड कर सकते हो, तो एक ये अच्छा मतलब एंड हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से मैंने आपको ये बताया इनफैक्ट कि आप किस तरह से मतलब केस स्टडीज़ को डील कर सकते हो। तो रफली आपको अब स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा, और फिर आपको कुछ फॉर्डर पॉइंट्स भी समझ में आ रहे होंगे, करप्शन के लिए क्या होगा, इन्वायरमेंट के लिए क्या होगा, और फिर कुछ जो इथिकल फ्लेवर आपको कौन कौन देता है वही आपको देंगे। यूटिलिटारियन हो गया, डियोंटोलॉजिकल इथिक्स हो गया, कार्डिनल वैल्यूज़ जो 4 कार्डिनल वैल्यूज़ हैं, और बाद बाकी जो वैल्यूज़ 7-8 वैल्यूज़ जो सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ हो गया। गांधी का सोशल सिन हो गया, मीन्स एंड हो गया, नोलन कमेटी की रिकमेंडेशन हो गई। कभी कुछ लॉ भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे यहाँ पे पोका एक्ट वगैरह को भी आप कोट कहीं कर सकते हो। उसके अलावा ये सब तो हमेशा पेल सकते हो कि सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस होना चाहिए, क्राइसिस ऑफ कॉमन सेंस को अवॉइड करना है, कॉग्निटिव डिसोनेंस को अवॉइड करना है, निष्काम कर्म वगैरह हो गया, जेनिज्म बुद्धिज्म वगैरह के प्रिंसिपल्स वगैरह को, थॉमस एक्विनिस का जो टेम्परेंस का प्रिंसिपल वगैरह हो गया, फिर जस्टिस या राइट्स, जस्टिस अप्रोच या राइट्स अप्रोच के एंगल से सोच सकते हो। तो ये सब इथिकल इशूज़ लिखना है ना, तो ये सब चीज़ें काम आती हैं। तो इस चीज़ को मैंने डेप्थ में डिस्कस कर लिया। तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड केस स्टडी था। नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा ना, तो उसमें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ केस स्टडीज़ को एक साथ डील करूंगा। रीज़न बीइंग कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ केस स्टडी भी ना लगभग करप्शन से रिलेटेड है, तो एक जैसी है, तो उसको एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो उसको एक क्लच में डिस्कस करेंगे ना तो एक फ़ायदा होगा। और छठा जो है वो थोड़ा अर्बनाइजेशन और जो फोर्स्ड रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रहा है, तो उस पे ये केस स्टडी बेस्ड थी, तो उसको एक अच्छे से, ये थोड़ा जीएस का था छठा केस स्टडी। तीसरा, चौथा, पांचवा करप्शन से रिलेटेड है, तो उसको डील कर लेंगे अच्छे से। तो करप्शन से रिलेटेड फिर क्या होगा कि कोई सा भी आपको केस स्टडी आएगा तो अच्छे से आप डील कर पाओगे। जैसे 2013 वगैरह की केस स्टडी मैंने आपको बताई थी, तो अब आरटीआई वगैरह से रिलेटेड थी, तो अब आरटीआई की कोई भी केस स्टडी होगी तो वो आप वीडियोज़ आपने देखी होगी तो अच्छे से आप डील कर लोगे। तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ।